हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, हमने पढ़ लिया था कैपिटल के बारे में, हमने पढ़ लिया था ड्राइंग्स के बारे में, हमने पढ़ लिया था लाइबिलिटीज़ के बारे में और हमने पढ़ लिया था असेट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमारा सिक्स्थ टर्म जिसको हम कहते हैं रिसिप्ट्स। हमारा सिक्स्थ टर्म जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे, रिसिप्ट्स कह रहे हैं, रिसिप्ट्स। ठीक है, देखिए रिसिप्ट्स क्या होते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ध्यान से पढ़ना, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग assets and goods और सर्विसेज। ठीक है जी, रिसिप्ट्स जो होते हैं वो ऐसे अमाउंट्स होते हैं जो कि हम असेट्स या फिर गुड्स या सर्विसेज को बेच के प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है दो चीजें, रिसीव्ड जो मिल गया, रिसीवेबल जो मिलने वाला है। हमने दो बातें लिखी हैं यहाँ पे, अमाउंट रिसीव्ड यानी कि जो मिल गया, ठीक है, या फिर हमें अभी नहीं मिला बाद में मिलेगा, फॉर सेलिंग यानी क्या, बेच के, क्या बेच के, असेट्स या फिर गुड्स या सर्विसेज या फिर असेट्स को बेच के जो अमाउंट मुझे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उनको हम कहते हैं रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स को समझने के लिए पहले मुझे आपको दो बातें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहला, गुड्स क्या होता है ना, गुड्स या फिर सर्विसेज क्या होते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज क्या होते हैं और असेट्स क्या होते हैं। असेट्स तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे, असेट्स क्या होते हैं, है ना। असेट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के, जो कि बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, है ना। बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वो रीसेल के पर्पज से नहीं होते। ठीक है, चलिए, असेट्स तो आप लोगों को पता है, लेकिन हम जानेंगे आज कि गुड्स और सर्विसेज क्या होता है। गुड्स और सर्विसेज क्या होता है। लेट्स सपोज बच्चे कि यहाँ पर एक मिस्टर राम है ना, एक मिस्टर राम है और एक मिस्टर श्याम। ठीक है, श्याम, मिस्टर राम जो है बच्चे वो पेन बेच रहे हैं, है ना। मिस्टर राम जो है उनका बिजनेस किस चीज़ का है बच्चे, पेन बेचने का बिजनेस है मिस्टर राम का। और मिस्टर श्याम जो है ना वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। इनका काम है लोगों को कंसल्टेंट सर्विस देना। लोग आते हैं इनके पास अपनी समस्याएं लेके और वो इनको अपनी समस्याओं का समाधान देते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे राम जो है वो क्या बेच रहा है, पेन बेच रहा है। जो राम बिजनेस कर रहा है किस चीज का, पेन का। एक बिजनेस जो है जिस काम को कर रही होती है बच्चे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। बिजनेस जिस काम में होती है, जिस ऑपरेशन में होती है, उस सामान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। इसमें बिजनेस जो है वो अपना काम कर रही होती है। बिजनेस जो है जिस भी चीज में ट्रेड कर रही होती है, खरीद बेच कर रही होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चे, गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पे कोई सामान तो नहीं है, लेकिन हाँ काम तो ये भी कर रहे हैं किस चीज का, कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का, सेवाएं दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। अगर कोई सामान बेच रहा है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम उसको गुड्स बोल देंगे। लेकिन जो देखा नहीं जा सकता, जो छुआ नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। तो गुड्स और सर्विस समझ में आया आपको। अगर राम जो है उसका बिजनेस होता फर्नीचर का, तो फर्नीचर राम के लिए क्या हो जाता, गुड्स हो जाता। अगर राम का बिजनेस है ना, अगर राम का बिजनेस जो है वो मोबाइल फोन का है ना, अगर राम का बिजनेस मोबाइल फोन का होता तो ये मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, राम के लिए गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका बिजनेस फर्नीचर का होगा तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, राम के लिए फर्नीचर जो है वो गुड्स हो जाएगा। जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं उस सामान को हम क्या कहते हैं बच्चे, गुड्स कहते हैं।
अच्छा, ये पेन बेच रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसके जो बिजनेस उसमें सिर्फ पेन होगा, नहीं, इसके बिजनेस में कुछ मशीनें भी होंगी, कुछ फर्नीचर भी होंगे, है ना, ऐसी चीजें भी होंगी जिसका ये बिजनेस नहीं करता। तो ऐसी ही चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चे, असेट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें बिजनेस ट्रेड नहीं कर रहा होता, व्यापार नहीं कर रहा होता, ऐसे सामान को हम अपने बिजनेस में क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। असेट्स मैंने आपको कल ही समझा दिया क्या होता है। चलिए, गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर है बच्चे। जिस काम में बिजनेस जो है वो डील कर रहा होता है, ट्रेड कर रहा होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम गुड्स या फिर सर्विसेज को जब हम गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करते हैं, जब हम गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करते हैं और सेल करने के बाद जो हमें मनी रिसीव्ड होता है, सेल करने के बाद मनी रिसीव्ड हो या फिर रिसीवेबल हो, रिसीव हो जाए तुरंत या फिर हमें बाद में मिले, तो बेटे ऐसे अमाउंट को हम लोग कहते हैं बच्चे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। ऐसे अमाउंट जो कि हमें गुड्स या फिर सर्विसेज को बेच के मिले या फिर बाद में मिलने वाला हो, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब बिजनेस में असेट्स भी है हमारे पास, लेकिन असेट्स हम बेचने के लिए नहीं आती। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, है ना, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना बच्चे, मशीन हो गया, ये चीजें जो हैं हम बिजनेस में बेचने के पर्पज से नहीं लाते, लेकिन कुछ समय बाद ये खराब हो जाते हैं या फिर इनका यूज हट जाता है या फिर कोई भी ऐसे कारण हो जाए या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, हमें वो लेना हो, तो हम पुराने वाले असेट्स क्या करेंगे, बेच देंगे। तो जब हम ये सारे असेट्स को सेल करते हैं, किसी भी कारणवश, ये बेचने के लिए नहीं होते, लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर हमें असेट्स को बेचना पड़ रहा है और असेट्स को बेच के हमें मनी रिसीव्ड हो, है ना, असेट्स को बेच के हमें कोई मनी रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड हो जाए या फिर रिसीवेबल हो, बाद में मिले, है ना, तो जो ऐसे अमाउंट होते हैं जो असेट्स को बेच के मिलते हैं, इन अमाउंट को बच्चे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। जब हम असेट्स को सोल्ड करते हैं और असेट सोल्ड करके हमें कोई भी पैसा रिसीव होता है, तो ऐसे अमाउंट को बच्चे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। और जब आप गुड्स और सर्विसेज को सेल करोगे और पैसे रिसीव होंगे, तो क्या कहोगे आप इसे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहोगे। क्या कहोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहोगे। अच्छा, इनका बेसिक नेचर होता है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, वो रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। अब आपका काम है पेन बनाने का, तो एक बार पेन बना के छोड़ दो नहीं दोगे, आप पूरे साल पेन बनाओगे, लगातार बनाओगे और बेचते रहोगे और आपको पैसे मिलते रहेंगे और आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते रहोगे। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं बच्चे, वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। लेकिन क्या आप पूरे साल असेट्स बेचोगे, नहीं सर, असेट्स तो हम कहीं बेचते ही नहीं है, वो कुछ हो जाए या फिर कोई खराब हो जाए, हमें कुछ दूसरा चाहिए होगा, तो हम इस केस में रेयरली बेचते हैं। साल, 2 साल, 5 साल में एक बार हम कोई असेट जो है वो बेच देते हैं। हमारा रेगुलर काम नहीं है एसेट बेचने का। ठीक है, तो जो असेट्स बेच के पैसे मिलते हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, इसका एक नेचर होता है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, नॉट ऑफन, है ना। आप नॉट ऑफन लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो और नॉट नॉन रेगुलर बेसिस, है ना, नॉन रेगुलर बेस पे होता है। ठीक है बच्चे, और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो रेगुलर भी होता है और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। रिसिप्ट समझ में आया आपको बच्चे। रिसिप्ट एक अमाउंट है जो कि आपको रिसीव्ड हो गई हो या फिर फ्यूचर में आपको रिसीवेबल हो फॉर सेलिंग असेट्स या फिर गुड्स और सर्विसेज। असेट्स बेच के या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो आपको अमाउंट मिलता है उसको हम कहते हैं रिसिप्ट। अब रिसिप्ट को भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। जब आप गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हो और जो आपको पैसे मिलते हैं उसको आप कहते हो रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड जब आप असेट्स को सेल करते हो और आपको पैसे रिसीव होते हैं उस अमाउंट को आप क्या कहते हो बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट कहते हो। कंप्लीट है। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। रिसिप्ट के बाद
हाँ जी, रिसिप्ट के बाद नेक्स्ट है बच्चे हमारा एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर भी, रिसिप्ट की तरह ही एक्सपेंडिचर भी क्या है, इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे, है ना बच्चे, क्या खर्चे क्या होते हैं भाई एक्सपेंडिचर? अमाउंट स्पेंट, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर acquiring assets और गुड्स और सर्विसेज। असेट्स एंड कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो कि आपने खर्च कर दिए, है ना। असेट्स आर द अमाउंट स्पेंड, अमाउंट खर्च हो गए, या फिर कोई लाइबिलिटी आ गई, आपने पेमेंट कर दी तो वो तो खर्च हो गए, लेकिन आपने प्रॉमिस किया कि भाई पैसे जो है हम आपको बाद में देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, लाइबिलिटी इनकर हो जाएगी। लाइबिलिटी इनकर हो गई, आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन वो एक्सपेंडिचर तो है। अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग असेट्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी गुड्स एंड सर्विसेज या असेट्स को अक्वायर करने के लिए जो आपने खर्च किया है, उस खर्च को आप क्या कहते हो, एक्सपेंडिचर कहते हो। अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग असेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं, हम उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब एक्सपेंडिचर जो है इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये जो एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी जो है बच्चे एक्सपेंडिचर का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा जो है बच्चे वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा जो है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हम खर्च करते हैं फॉर अक्वायरिंग असेट्स। ऐसे खर्चे जो हम असेट्स को अक्वायर करने के लिए, और एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, अक्वायर करो या उसको इम्प्रूव करो, है ना। कोई पुराना असेट्स है जो खराब हो गया है, मेजर दिक्कत आ गई है उसमें, तो उसको जो हमने ठीक कराया, वो भी किस चीज में आएगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। ठीक है। ऐसा खर्च जो कि हमने फॉर अक्वायरिंग या फिर इम्प्रूविंग असेट्स के लिए किया है। ठीक है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये जो बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मैं जो है ना इस समय पेन से बनाता हूँ। जो मैं पेन बनाता हूँ वो पेन में बनाता हूँ अपने हाथों से। अब हाथों से पेन बनाने में क्या है, हाथों से पेन बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो मैं गया और मैंने एकदम मॉडर्न क्वालिटी की क्या खरीद ली, मशीन खरीद ली।
अब उस मशीन की वजह से मैं एक दिन में बहुत सारे पेन जो है वो बना पाता हूँ, मेरा टाइम बहुत सेव होता है। इससे क्या हुआ, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेन बना पाऊंगा और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पेन बेच पाऊंगा, और फिर मेरी अर्निंग जो है वो इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो मैंने मशीन खरीदा, वो मशीन क्या है मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे मैंने क्या खरीदा, असेट्स खरीदा, और इसने मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, नॉन रेगुलर बेसिस। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है वो रेगुलर बेस पे नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो हमने असेट्स को अक्वायर या फिर इंप्रूव करने के लिए किया हो, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और ये रेगुलर बेस पे नहीं होते। अब हम बात करते हैं बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये जो खर्चे होते हैं फॉर अक्वायरिंग रॉ मटेरियल, है ना, आपको सामान बनाना है, आपने रॉ मटेरियल खरीदना होगा, और रॉ मटेरियल के जो आप खर्च करोगे उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता, है ना, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता, और ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। ऐसे खर्चे जो 1 साल के अंदर क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे बेटा आपने सैलरी पे करी, है ना, आपने सैलरी पे करी, सैलरी 1 साल या 1 महीने के लिए पे करोगे आप, ये 1 साल के अंदर अंदर क्या होते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सैलरी हो गया, जैसे आपने रेंट दिया, ये सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि 1 साल के अंदर क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सभी खर्चों को हम क्या कहते हैं बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे सभी खर्चों को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम समझते हैं विस्तार से। अब हमारा यही है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगले पेज पे हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए हेडिंग बना लीजिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस असेट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस असेट्स। याद है ना आपको, मैंने 3 तरह के असेट्स बताए थे, और तीसरा क्या था, फिक्टिशियस असेट्स, है ना। चलिए आइए, ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और ये जो फिक्टिशियस असेट्स होता है बेटा, दोनों सेम चीज़ है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस असेट्स बोथ आर सेम थिंग। दोनों को मैं इकट्ठे समझा रहा हूँ आपको, बड़े प्यार से समझना कि इन दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बच्चे समझना। ठीक है, चलिए, ये एक बिजनेस है बच्चे, ये एक बिजनेस है। ठीक है, ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस का नाम है बच्चे राम एंड सन्स, मैसर्स राम एंड सन्स। इस बिजनेस का नाम क्या है, मैसर्स राम एंड सन्स। अब इस राम एंड सन्स को क्या कराना है बच्चे, इस राम एंड सन्स को एडवर्टाइजमेंट करानी है, एडवर्टीजमेंट, प्रचार कराना है अपना। क्या कराना है, प्रचार कराना है, ऐड कराना है इन्होंने अपना। ठीक है, ऐड करवाने के लिए ये लोग पहुंच गए बिग बी के पास। जानते हो ना बिग बी कौन है, अरे अपने अमित जी, है ना, जो हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं, है ना। ये लोग गए अमिताभ बच्चन साहब के पास और अमिताभ बच्चन जी से कहा कि आप ना हमारे लिए क्या कर दो, आप हमारे लिए एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट कर दो। अमिताभ बच्चन जी का तो काम ही यही है ना, फिल्में बनाना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सारा काम है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया। और एडवर्टीजमेंट करने के बाद उन्होंने कहा भाई 5 करोड़ रुपए लगेंगे एडवर्टीजमेंट करने के। एडवर्टीजमेंट करने के कितने लगेंगे, 5 करोड़ रुपए जो है आपको देने होंगे एडवर्टीजमेंट करने के। उन्होंने कहा ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, हम 5 करोड़ रुपए आपको दे देंगे। चलिए, 5 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टीजमेंट के दे तो दिए, 5 करोड़ रुपए
इन्होंने एडवर्टीजमेंट के दे तो दिए, लेकिन बच्चों इनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है जो एक साल में ही ये लोग 5 करोड़ रुपए जो है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो इनके खर्चे जो है वो इनकी इनकम से ज्यादा हो जाएगा और इनको क्या होगा, फिर लॉस हो जाएगा, है ना। जब इनके खर्चे इनकम से ज्यादा हो जाएंगे तो इनको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस होने की वजह से जो दूसरी कंपनियां हैं, है ना, जो दूसरे लोग हैं जिनके पैसे लगे हुए इनके बिजनेस में, वो क्या करेंगे, वो इनके पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मार्केट में क्या जाएगा, खराब इमेज पहुंचेगा, मार्केट में बैड इमेज बनेगी इस कंपनी की, है ना। जब इनके लॉसेस होंगे तो इनकी क्या होगी, बैड इमेज बनेगी बाहर। चलिए, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो 5 करोड़ रुपए का बेटे एक्सपेंसेस है वो एक साल के लिए तो है नहीं। ये जो 5 करोड़ रुपए का खर्च किया है एडवर्टीजमेंट में, क्या वो एक साल ही काम आएगा? नहीं सर, वो एक साल काम नहीं आएगा, वो आने वाले 4-5 सालों जब तक बिजनेस चलेगा तब तक काम आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज बिजनेस जो है वो 5 साल का है ना। तो इनका जो खर्चा है एडवर्टीजमेंट का, इन्होंने उस खर्चे को 5 सालों में क्या कर लिया, बांट लिया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे 5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च में नहीं दिखाएंगे, हम 1-1 करोड़ रुपए हर साल एज अ एक्सपेंस जो है वो ट्रीट करेंगे। हर साल 1-1 करोड़ रुपए जो है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए, तो आइए आप फर्स्ट ईयर में, जब आप पहले साल में आए तो इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए को खर्च दिखाया, 1 करोड़ रुपए को क्या दिखाया, एज अ एक्सपेंसेस दिखाया। और ये जो एक्सपेंस है 1 करोड़ रुपए का, इसी को बच्चे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो फर्स्ट ईयर में ये जो अमाउंट है बचे हुए 4 साल का, फर्स्ट ईयर के बाद ये जो 4 करोड़ रुपए, ये 4 करोड़ रुपए अमाउंट जो बच गए हैं, जो आगे आने वाले 4 सालों में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, इस अमाउंट को हम कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। ये जो अमाउंट है जो आने वाले 4 सालों में यूज होगा, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट्स। तो सर हम इसको असेट्स क्यों कह रहे हैं, ये तो एक्सपेंडिचर है। बेटा असेट्स इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये हमें आने वाले सालों में क्या देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। ठीक है, चलो फर्स्ट ईयर हो गया। चलिए, ऐसे ही हम पहुंचे कहां पे, थर्ड ईयर में, हम तीसरे साल पहुंचे। अब तीसरे साल भी क्या होगा, 1 करोड़ रुपए हम दिखाएंगे एज अ एक्सपेंस। तो 1 करोड़ रुपए क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। और जो बचे हुए 2 करोड़ रुपए हैं, जो बचे हुए 2 करोड़ रुपए हैं, वो क्या है, फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है बच्चे, डिफरेंस समझ में आया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस असेट्स का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट बेसिक टर्म जो है, उसका नाम है बच्चे इनकम। क्या नाम है उसका, इनकम। अब इनकम क्या होता है बच्चे, इनकम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है बेसिक सा, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब क्या भाई, रेवेन्यू का मतलब यहां पर है, रेवेन्यू का मतलब यहां पर है रेवेन्यू रिसिप्ट से, पढ़ा था ना मैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ जी, रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे किससे है, रेवेन्यू रिसिप्ट से है। ठीक है, और एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे, एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से है। बताओ मुझे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं जो कि हमें गुड्स और सर्विसेज को बेच के प्राप्त होता है। ऐसे रिसिप्ट्स जो हमें गुड्स और सर्विसेज को सेल करके मिलता है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो कि हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए करते हैं, जो कि रेगुलरली होता रहता है। ठीक है, जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगी इनकम। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इनकम इज
एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, कंप्लीट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हाँ जी बच्चे, जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे अमाउंट होते हैं जो कि ड्यू होते हैं, यानी कि बकाया होते हैं या फिर मिलने वाले होते हैं। रिसीवेबल्स होते हैं फ्रॉम द customers of the business, from the customers of the business। ठीक है, ऐसे अमाउंट जो कि मिलने वाले होते हैं कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस। अब ये बिजनेस का कस्टमर कौन होता है? लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। सबसे पहले बच्चे, जब आप सामान को बेचते हो, है ना, जब आप गुड्स को क्या करते हो? सोल्ड करते हो। जब आप सामान को बेचते हो तो आप सामान को दो तरह से बेच सकते हो। या तो आप कैश सेल कर दो, है ना, या फिर आप उधार बेच दो, क्रेडिट सेल कर दो, है ना। कैश सेल भी कर सकते हैं हम और क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। जब आप सामान को उधार में बेचते हो बच्चे, तो यहाँ पर आपको कैश रिसीव नहीं होता। जब आप सामान को उधार में बेचोगे तो आपको कैश रिसीव नहीं होता, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, है ना, जो पैसे हमें बाद में मिलने होते हैं। कैश सेल में क्या होता है? हमें तुरंत क्या होता है? कैश रिसीव हो जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल में हमें कैश रिसीव नहीं होता, और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है बच्चे, ये ट्रेड रिसीवेबल जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है बच्चे डेटर, और एक होता है बिल रिसीवेबल। एक होता है डेटर और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, जैसे बच्चे देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ठीक है, और ये मिस्टर वाई है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर वाई को गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड किया उधार पे, क्रेडिट पे। कितने का? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का सामान मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को उधार पे बेच दिया। ठीक है, तो ये जो मिस्टर वाई हैं, मिस्टर वाई जो हैं वो मिस्टर एक्स के लिए क्या बन गए? डेटर बन गए। ठीक है ना, डेटर बन गए। इनको हम कस्टमर भी कहते हैं हमारे बिजनेस का। अब मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई क्या बन गए बच्चे? डेटर बन गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। जब हम किसी पर्सन को उधार में सामान बेचते हैं, ठीक है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डेटर बोलते हैं। एक और चीज होती है, अब कभी कभार क्या होता है, मिस्टर वाई जो है वो एक पर्चे पे लिख के दे देंगे कि सर मिस्टर एक्स जी, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 3 मंथ के बाद। आफ्टर 3 मंथ मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 3 महीने के बाद। मैं प्रॉमिस करता हूं मिस्टर एक्स जी कि आपकी पेमेंट जो है, मिस्टर वाई कहते हैं कि भाई मिस्टर एक्स जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 3 महीने के बाद। और ये लिख के एक पर्ची जो है वो मिस्टर एक्स को दे देते हैं। तो ये जो पर्ची है जो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को लिख के दिया, इस पर्ची का नाम क्या होता है बच्चे? इस पर्ची का नाम होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल दो तरह के होते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर कौन होता है? कस्टमर ऑफ द बिजनेस होता है। और जब ये कस्टमर एक पर्चे लिख के दे देते हैं बिजनेस को कि आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पेमेंट कर देंगे कितने महीने के बाद? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब भी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो फिर उस पर्ची को हम क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं।
ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है, जब हम डेटर प्लस में बिल्स रिसीवेबल दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा डेटर का अमाउंट जो है वो बन जाता है। कंप्लीट है ट्रेड रिसीवेबल। कोई दिक्कत है क्या ट्रेड रिसीवेबल में बच्चे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो 10th कॉन्सेप्ट है, मतलब कि नेक्स्ट टर्म है बच्चे, वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ऊपर से, इसलिए मैंने इसको यहीं पर लिखवा दिया। अब बच्चे बताओ ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल क्या होता है? तो बच्चे ट्रेड पेबल जो है वो एक ऐसा अमाउंट होता है, ट्रेड पेबल जो है वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि हमें पे करना होता है। अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई सामान या फिर कोई सर्विसेज जो बाहर से लेते हैं, जब हम कोई सामान या फिर सर्विसेज जो है वो बाहर से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? उधार से खरीदते हैं, तो जो अमाउंट हमें पे करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल कहते हैं। एक एग्जाम्पल की तरह से हम समझते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया। सर हम गुड्स परचेज क्यों करते हैं? बेटा हम फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, जैसे कि अगर मुझे पेन बनाना है तो पेन के लिए मैं क्या खरीदूंगा? पेन के लिए मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि प्लास्टिक खरीदना हो गया। इन सब चीजों को खरीदने के लिए हम परचेज करते हैं। अब परचेज, जैसे कि हम सेल जो है वो दो तरह से कर सकते हैं, अब परचेज भी जो है वो दो तरह के तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैश परचेज हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चे? क्रेडिट परचेज हो गया। एक कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक है, कैश परचेज में क्या होगा? हमें तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना? कैश पेड करना पड़ेगा हमें। कैश परचेज में क्या? हमें कैश पे करना पड़ेगा, है ना? और क्रेडिट में हम क्या करते हैं बच्चे? प्रॉमिस करते हैं। क्रेडिट में हम क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि आपको पैसे जो है वो हम बाद में दे देंगे, क्योंकि हमने तो उधार पे खरीदा है। ठीक है, तो इसी उधार पे जो हमने खरीदा है इसको ही हम क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल कहते हैं। अब ट्रेड पेबल भी क्या होता है बच्चे? दो तरह का होता है। ट्रेड पेबल भी के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका क्रेडिटर और एक आता है आपका बिल्स पेबल। एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। आइए फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, क्रेडिटर को और बिल्स पेबल को। चलिए मैं आपको इसको ना इसी वाले एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक है, अभी क्या था? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सामान बेचा था उधार पे, तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई क्या हो गए? डेटर हो गए। अगर मैं अब बात करूं मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिस्टर वाई ने क्या किया है? परचेज किया है। मिस्टर वाई ने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया है? परचेज किया है। किस पे? उधार पे। उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज को मिस्टर वाई ने परचेज किया है। तो मिस्टर वाई के लिए, जब मैं मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो मिस्टर वाई ने क्या किया है? परचेज किया है बच्चे। चलो मैं इसको ना अलग से आपको एक अलग से एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए, है ना? अलग से एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए। ठीक है, चलिए। मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई। अब क्या हुआ है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, या फिर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया है। ठीक है, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया है ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपए का। ठीक है, किसने परचेज किया? मिस्टर वाई ने परचेज किया। तो मिस्टर वाई के लिए ध्यान रखना, किसके लिए? मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स जो है वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई के लिए क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर, क्योंकि मिस्टर वाई को पैसे देने हैं। किसको? मिस्टर एक्स को इन फ्यूचर, है ना? फ्यूचर में मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई ने पेमेंट करनी है, तो मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। लेकिन जब मिस्टर एक्स जो है
जिनको पेमेंट मिलनी है, या फिर मिस्टर वाई जो हैं वो क्या करेंगे, एक पर्ची लिख के देंगे, है ना। मिस्टर वाई क्या करेंगे, एक पर्ची लिख के देंगे, है ना, एक पर्ची लिख के देंगे और प्रॉमिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको पेमेंट कर देंगे 3 मंथ आफ्टर, है ना, हम आपको पे कर देंगे आफ्टर 3 मंथ। तो इस पर्ची को मिस्टर वाई क्या बोलेंगे, इस पर्ची को मिस्टर वाई बोलेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये पर्ची मिस्टर वाई के लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किया उधार पे 50,000 रुपए का, तो मिस्टर वाई के लिए मिस्टर एक्स क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, ठीक है। लेकिन जब मिस्टर वाई प्रॉमिस करेंगे किसको, मिस्टर एक्स को, कि मैं आपको 3 मंथ के बाद पेमेंट कर दूंगा, और ये जो एक पर्चे उन्होंने क्रिएट किया है, बनाया है, वो पर्चे मिस्टर वाई के लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल बन जाएगा। और यही पर्ची अगर मैं बात करूं मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, जो हमने पीछे के एग्जाम्पल में देखा था। कंप्लीट है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए ऐसे करके हमने कुछ बेसिक टर्म्स को क्या किया है, कवर किया है। थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स जो है वो और रह गए हैं, आइए जल्दी जल्दी इनको भी हम निपटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बेसिक टर्म हमारे पास है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है बच्चे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड से कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, आप लोग फोन रिचार्ज करते हो, है ना, आपने फोन 2 तरह से रिचार्ज कर सकते हो आप लोग, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्ट पेड, है ना। प्रीपेड में क्या होता है बच्चे, प्रीपेड में क्या होता है कि आपको पहले देने होते हैं पैसे, है ना। प्रीपेड में क्या होता है, आपको पहले देने होते हैं पैसे और आपको फिर बेनिफिट बाद में मिलता है। पहले आप पेमेंट करते हो और फिर आपको बेनिफिट बाद में दिया जाता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है इसी तरीके से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम पे कर देते हैं, पेड इन एडवांस, ऐसे खर्चे जो हम एडवांस में दे दें, है ना, ऐसे खर्चे जो कि हम एडवांस में दे दें, तो हम क्या कहेंगे, उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को। ये बच्चे 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को हमारा साल स्टार्ट होता है, बिजनेस का साल जो है वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बीच में मैं बताऊं आपको 1 जुलाई, है ना, 1 जुलाई को मैंने क्या किया, 1 जुलाई को मैंने रेंट पे किया 1 लाख रुपए का 1 साल के लिए, ठीक है। 1 जुलाई को मैंने रेंट पे किया कितने के लिए बच्चे, 1 लाख रुपए का पूरे साल के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो रेंट मैंने पे किया है वो 1 साल चलेगा, 1 साल मतलब कब तक चलेगा, ये 1 जुलाई से लेके अगले साल, 1 जुलाई से लेके अगले साल 30 जून तक चलेगा। ये जो मैंने रेंट पे किया है वो 1 जुलाई से लेके और अगले साल 30 जून तक चलेगा। लेकिन बच्चे जब हमारा साल खत्म हो जाता है तो साल के अंत में मुझे बुक्स प्रिपेयर करने होते हैं, है ना, मुझे क्या करना होता है बच्चे, बुक्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। इस साल में जो रेंट का पैसा कंज्यूम हो गया उसको तो हम दिखा देंगे रेंट पे में, ठीक है। लेकिन ये जो पैसा जो अगले साल के लिए भी मैंने इस साल एडवांस में दे दिया है, तो ये जो अमाउंट है बच्चे, ये जो अमाउंट है, इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हम एडवांस में दे देते हैं, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब यहाँ मैंने रेंट लिया है, रेंट की जगह और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सैलरी आप अगर एडवांस दे रहे हो तो सैलरी ले सकते हो इसके लिए एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी चीजें हम एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रीपेड एक्सपेंस के बाद एक और टर्म आता है हमारे पास, छोटा सा टर्म है एक और हमारे पास, वो है बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं that has been incurred but not paid। ऐसे खर्चे जो हो तो गए हैं लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की। ऐसे खर्चे जो इनकर तो हो गए हैं लेकिन मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। ऐसे खर्चे जो इनकर तो हो गए हैं लेकिन मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। ये है हमारे बिजनेस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज का क्या होता है बच्चे, इन एम्प्लॉयज का क्या होता है, जो ये लोग काम करेंगे, जो ये लोग दिसंबर के महीने में, जो हमारा आखिरी महीना है अकाउंटिंग का, ठीक है, जो दिसंबर के महीने में ये लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। दिसंबर के महीने में जब वो ये लोग काम करेंगे तो इनकी जो पेमेंट है ना, वो पेमेंट अगले महीने यानी कि जनवरी 10 को मिलेगी, है ना। एम्प्लॉयज जो होते हैं जब ये काम करते हैं दिसंबर के पूरे महीने, तब जाके इनको अगले महीने 10 तारीख को जाके क्या मिलता है, पैसे मिलता है। लेकिन हमें तो साल के अंत में क्या करनी होती है, अकाउंटिंग करनी होती है ना, बुक्स बनाने होते हैं। साल के अंत में हमें बुक्स बनाने होते हैं। अब इस बुक्स में हमने एम्प्लॉय से तो काम करवा लिया है ना, इस मंथ में हमने एम्प्लॉय से तो काम करा लिया है। अब ये जो खर्च है वो है तो इस साल का ही, जो कि खर्च हो गया है ना, इनकर तो हो गया है। ये जो एक्सपेंसेस है इस पूरे महीने का जो हमने काम करवाया है एम्प्लॉय से, वो तो इस साल का ही खर्च है, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है ना। उसकी पेमेंट जो है वो मैं 10 जनवरी को नेक्स्ट ईयर करने वाला हूँ। तो आज मैं इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट है, आज मैं इस अमाउंट को क्या बोलूँ, तो आज मैं इस अमाउंट को क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलूंगा। बेटा आउटस्टैंडिंग को O/S से भी डिनोट करते हैं अकाउंटिंग में। तो ये जो अमाउंट है 10 दिन का, जो कि जिसके बदले में हमने काम तो करवा लिया है और हमने पेमेंट नहीं करी है ना, जो कि हमने इनकर तो करवा लिया है लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, इसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। समझ में आया आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए दोनों को एक बार कलेक्ट कर लो। जो हमारा पहले मैंने क्या बताया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो आप एडवांस में पे कर देते हो, जिसके बदले में आपने पेमेंट तो कर दी है लेकिन उसके बदले में आपने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया है, तो वो तो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जिसके बदले में आपने काम तो करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, काम तो करवा लिया है और पेमेंट नहीं करी, तो वो आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है। तो हमने बेटा मोर और लेस बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर लिया है। थोड़े बहुत छुटपुट से और आपके बुक्स में होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमने यहाँ पर किया है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है, वो सारे के सारे बेसिक टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। छोटे मोटे और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे आपके बुक में, आप उसको एक बार थोरली रीड कर लेना। चलिए और भी वीडियोस जो हैं आपको 11th के अकाउंट्स के मिलते रहेंगे चैनल पर, तो आप लोग क्या करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ ताकि उनको भी हमारे लेक्चर्स का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।